नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube फैमिली ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों इसका मैं एक जो लेक्चर है वो पहले अपलोड कर चुका हूँ, कंप्लीट जो लेक्चर है वो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरे इंपॉर्टेंट जो MCQs बनाए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू को बनने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप अपने खुद को चेक कर सकते हैं कि आपने खुद कितने प्रश्न है जो सही किए हुए हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके बिना प्रश्न के उत्तर बताने से पहले आपने क्या करना है कि उत्तर देने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति तब होती है जब कुल आपूर्ति डैश होती है। यानी कि मुद्रास्फीति कब होती है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति कब होती है, अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मुद्रास्फीति कब होती है, जब सप्लाई हमारी कम हो जाती है और हमारी डिमांड हाई हो जाती है। यानी कि मुद्रास्फीति कब होती है, जब हमारी डिमांड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, किससे, सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों लेस देन एग्रीगेट डिमांड। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महंगाई का एक कारण है, क्या वो इंक्रीज इन सप्लाई या फॉल इन ऑफ प्रोडक्शन है, या इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन है, या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन है। ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब पैसे की मात्रा, जो पैसे की सप्लाई, अगर पैसा छपना ज़्यादा हो गया तो, और अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा होगी। कैसे कि अगर लोगों के पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी। ठीक है, डिमांड्स बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम होगी। ठीक है, तो क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। यानी कि पैसे की जो सप्लाई है वो बढ़ना और प्रोडक्शन की सप्लाई को कम होना। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब कीमतें लगातार गिर रही हैं तो घटना कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, जब हमारी कीमतें लगातार अगर घट रही हैं तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो मैंने उसको बताया था कि अगर कीमतें लगातार गिर रही हैं तो उसे कहा जाता है डीफ्लेशन। अगर कीमतें आपकी किसी भी गुड्स की वो बढ़ रही हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जो डीफ्लेशन होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन में क्या होता है, डेली जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है उनमें क्या होता है, महंगाई थोड़ी सी होती रहती है। और डीफ्लेशन में बिल्कुल क्या होता है, जो प्राइस अगर लगातार अगर गिरता रहे, कम होता रहे, तो उसे क्या कहा जाता है, डीफ्लेशन कहा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें क्या होनी चाहिए। यानी कि जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होती है तो जो टैक्स का जो सिस्टम है वो उसमें क्या होना चाहिए, क्या उसमें इंक्रीमेंटल होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट, या फिर फ्लक्चुएट होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होगा जब टैक्स लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल आएगा। यानी कि सरकार को उससे फ़ायदा होगा और हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सही रहेगी। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कौन सबसे अधिक लाभान्वित होता है। यानी कि जब इन्फ्लेशनरी पीरियड चल रहा होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इनमें से किसे होता है। क्या वो क्रेडिटर कॉरपोरेट सर्वेंट्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि जब इन्फ्लेशनरी पीरियड चल रहा होता है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, एंटरप्रेन्योर्स को होता है। एंटरप्रेन्योर माने बिजनेसमैन को उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिजनेसमैन को फ़ायदा कैसे होता है, दोस्तों मैंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बिजनेसमैन को फ़ायदा कैसे होगा, अगर कोई सप्लाई किसी चीज़ की कम होगी, मान लीजिए किसी एक कंपनी का वो साबुन बनाती है। ठीक है, उनकी कंपनी में क्या हो गया, सप्लाई कम होगी, यानी कि साबुन बनाने जो बनाते थे वो कम हो गया। तो वही अपॉर्चुनिटी अगर दूसरा बिजनेसमैन उस चीज़ को पकड़ेगा, वो अपना साबुन तैयार करके बाज़ार में भेजेगा तो लोग ऑटोमेटिकली उस चीज़ को खरीदेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको पहुंचता है, एंटरप्रेन्योर को पहुंचता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है एंटरप्रेन्योर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसकी विशेषता है क्या। यानी कि जिस स्टैगफ्लेशन किसे रेफर करता है, यानी कि इनमें से किसे वो रेफर करता है, स्टैगनेंट एम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन, डिफ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट,
इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो सबसे आखिर में ये था कि अगर स्टैगफ्लेशन होती है तो क्या होता है 0% की वृद्धि होती है, यानी कि मतलब 0 दर के एनुअल रेट के साथ वो चलता है। मतलब 100 रुपये का कोई बिजनेस शुरू किया तो वो 100 रुपये तक ही एक साथ वो रिटर्न देगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सरकार के लिए हानिकारक होता है। सरकार के लिए कैसे हानिकारक है, मतलब है कि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी और इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी जो वो और बढ़ेगी इसके साथ। तो ये होता है हमारा स्टैगफ्लेशन, मैंने बताया था आपको दोस्तों ये लेक्चर में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब बहुत अधिक धन बहुत कम माल का पीछा करता है तो उससे परिणामी मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है। यानी जब बहुत ज़्यादा पैसा किसी चीज़ का पीछा करता है, गुड्स का पीछा करता है, तो उस परिणामी जो उसका जो रिजल्ट आता है उस मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है। क्या उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन होता है प्राइस का एकदम गिरना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन भी आपको मैंने बता दिया कि 0% की वृद्धि से अगर कोई एनुअल रेट्स के हिसाब से कोई बिजनेस चल रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो स्टैगफ्लेशन से जो होता है कि अर्थव्यवस्था को काफ़ी भारी नुकसान होता है। तो रह गया डिफ्लेशन भी नहीं होता हमारा, स्टैगफ्लेशन नहीं होता। तो इनमें से जो होता है वो कौन सा होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि लोगों के पास धन ज़्यादा हो गया है और चीज़ें जो सप्लाई हो गई है वो कम हो गई है। क्या हो गई, सप्लाई कम हो गई है और डिमांड्स बढ़ गई हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जब कारक कीमतों में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ जाती है तो यह क्या कहलाती है। तो यानी कि जब पीछे से जो जहाँ से हमारा कोई भी स्टॉक आता है पीछे से ही अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए, प्राइस बढ़ा दिया जाए माने कि जहाँ से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं अगर पीछे से ही क्या हो जाए, उसका प्राइस बढ़ जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर पीछे से प्राइस बढ़ा तो सामने वो तो नतीजा उसका ये होगा कि हमारे कंट्री में या फिर जो ओरिजिनल जो बिजनेसमैन होगा या कंपनी वाला होगा वो उसका प्राइस, चीज़ का प्राइस क्या करेगा, हाई करेगा। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ, जो जो हमारा कच्चा तेल आता है वो फॉरेन कंट्री से आता है, ठीक है, गल्फ़ कंट्री से आता है, वो गल्फ़ कंट्री से वो हमारा कच्चा तेल आता है, ठीक है। अगर उसकी कीमतों में वृद्धि होती है तो नेचुरली वो हमारे देश पे भी प्रभाव डालेगी और हमारे देश में तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महंगाई से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए जाते हैं। ठीक है, जब महंगाई हद से ज़्यादा हो जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से जो कदम है उठाए जाते हैं। क्या मॉनिटरी मेजर्स है, फिजिकल मेजर्स है, कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो इस दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ द अबव है। तो दोस्तों जो इन्फ्लेशन है जो भारी मात्रा में इसको मतलब गवर्नमेंट कब कंट्रोल करता है, अगर वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में है, यानी कि अगर 2 या उससे ऊपर 2 या 3% के दर से अगर बढ़ रही है तो वो सरकार के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और वो अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन अगर क्रीपिंग के आगे वो बाकी में चला जाए या फिर वो रनिंग इन्फ्लेशन में आ जाए, आप मान सकते हैं रनिंग इन्फ्लेशन में आ जाए, तो उसे सरकार को रोकने के उपाय करने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी मात्रात्मक तरीका कौन सा है। यानी कि जब इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो नकारात्मक प्रभाव डालने लगे, क्या डालने लगे, इकोनॉमी में नकारात्मक प्रभाव डालने लगे, तो फिर जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है सरकार को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। क्या वो बैंक रेट पॉलिसी होती है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं, कैश रिजर्व रेशो होता है या फिर नन होता है। तो दोस्तों वो सही सबसे जो सटीक तरीका था वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक है वो मैंने लेक्चर में नहीं पढ़ाया हुआ है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ जो कैश रिजर्व रेशो होती है वो क्या होती है। कैश रिजर्व रेशो होती है हमारी वो चीज़, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम जाते हैं 1000 रुपये लेके अपने बैंक में, हमने किसी भी बैंक में अपने जमा करवाया 1000 रुपया, ठीक है। तो वो जो बैंक वाले हैं, जो हमारा बैंक लोकल बैंक होता है, ठीक है, वो सारा पैसा कहाँ भेजते हैं, सॉरी सारा पैसा नहीं, कुछ हिस्सा उसका कहाँ भेजा जाता है, RBI में भेजा जाता है, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ पैसा है, जैसे कि आपके पास है 1000 रुपया,
अभी जो करंटली जो इसका कैश रिजर्व रेशो का जो परसेंटेज है वो है 5% चल रहा है। यानी कि अगर आपके पास 1,000 रुपया है तो आपको 50 रुपये जो है वो RBI को देने पड़ेंगे। तो ये कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। 50 रुपये चले गए RBI में, और जो 950 रुपया बचा हुआ है वो कहाँ रह गया, आपके बैंक में, जहाँ पे आपने जमा कराया हुआ है। तो ये जमा क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो इसको बैंक को सिक्योरिटी प्रदान करवाती है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रदान करवाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के कारण क्या है, ठीक है, कि किन कारणों से जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, और किस में, इंडिया में पूछा गया। तो क्या वो इन डेफिसिट फाइंडिंग है, इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इन एजुकेटेड राइस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ द अबव है। इन तीनों की वजह से वो इंडिया में क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब 0% के दर से कोई एनुअल रेट होता है तो उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, यानी कि वो पीछे को चला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से जो टी का प्रश्न का उत्तर है वो क्या है, इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन, ठीक है। महंगाई के साथ साथ, और महंगाई बढ़ती है किसके साथ साथ, बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। यानी कि आज 10 की है, कल 12 की, फिर 15 की, रोज रोज में उनमें प्राइस की वृद्धि होना, उसे क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।